हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। इस इंट्रोडक्शन हमने देखा था हमारी बॉडी का दो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होता है। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जिसके बारे में हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ लिया है, और जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और वो हमारी बॉडी का केमिकल कोऑर्डिनेशन को संभालता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे नर्वस सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को डिटेल में स्टडी किया था, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जिसपे न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स को बताया गया है। इसके हर एक पार्ट को और हर एक उसके पार्ट के फंक्शन को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स थी। न्यूरॉन्स 3 प्रकार की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन्स। इसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स को डिटेल में स्टडी किया था, नर्व्स पढ़ा था और टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में जाना था। नर्व्स भी 3 प्रकार की होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। और इसके बाद हमने अपने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को देखा था। और हमको पता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस बोलते हैं। इनकी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो जितनी भी नर्व्स आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं उससे बनता है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको हम एएनएस भी कहते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे विल या हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है। ऑटोनोमिक सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। ठीक है। फिर जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका मेन पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को हमने स्टडी किया था कि ब्रेन एक बोनी केज के अंदर रहता है जिसको हम स्कल कहते हैं। और ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन्स की लेयर रहती है, कवरिंग रहती है, जिसके बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। और ये सारी मेम्ब्रेन्स और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और स्कल मिलकर ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिससे कि ब्रेन आपका डैमेज नहीं होता है। फिर हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और इनके भी जो अंदर जो आपके जो पार्ट्स होते हैं उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था और इनके सारे फंक्शंस को हमने देख लिया था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको मेरी वेबसाइट पे, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप चेक करिए। और इस वीडियो में मैंने डिटेल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है और उसके फंक्शंस को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ और हमको ये टॉपिक स्टार्ट करना था स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन का जो पोर्शन था वो हमने कवर कर चुके हैं और अब हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और इसका क्या रोल है नर्वस सिस्टम में। आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से होते हैं। आप जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो ब्रेन है, ब्रेन से ही कंटिन्यू होके कॉर्ड निकली हुई है ना। इस डायग्राम आपको दिख रही है कि ब्रेन से कंटिन्यू होती हुई एक कॉर्ड दिख रही है। इसी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये ब्रेन जो होता है ये ब्रेन है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, उसी तरीके से जो कॉर्ड है ये बोनी स्ट्रक्चर, यानी कि जो जिसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं या हिंदी में जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर से ये आपकी कॉर्ड जाती है। और ये बोनी स्ट्रक्चर यानी कि वर्टिबल कॉलम जो होता है वो इस कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ब्रेन के जो लोअर हिस्से है उसी से कंटिन्यू होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है और पूरे हमारे टेल बोन तक ये जाती है। और इसके ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर की कवरिंग रहती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं। The spinal cord is a long cylindrical structure that arises from the medulla oblongata. जो ब्रेन का medulla oblongata है वहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। It is actually an extension of the medulla oblongata and continues with the brain stem. हम कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो medulla oblongata का ही एक्सटेंशन है और वो ब्रेन स्टेम के रूप में कंटिन्यू होती है।
द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ थिक बंडल ऑफ नर्वस टिश्यूज एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ये भी नर्वस टिश्यूज यानी कि न्यूरॉन से मिलकर बनता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से मिलकर बनता है, और इसको प्रोटेक्ट करने वाला जो बोनी स्ट्रक्चर है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जैसे कि ब्रेन आपका स्कल में प्रोटेक्टेड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड विद मेनिंजेस। जिस तरीके से ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन की लेयर रहती है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी आपकी मेम्ब्रेन की परत रहती है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। इन मेनिंजेस के बीच में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। जैसे आपकी 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, इसके बीच में ना फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसका काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना शॉक और इंजरी से। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कभी भी किसी भी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है तो बॉडी पैरालाइज हो सकती है, आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, आपके जो लिम्स वगैरह का होता है वो बिगड़ जाता है। आपने बहुत से केसेस देखे होंगे जिनका बाइक से या रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी स्पाइनल कॉर्ड किसी वजह से या किसी स्पोर्ट्स को खेलते वक्त अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो अधिकतर लोगों की लोअर बॉडी जो होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंजरी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा बॉडी का, लोअर बॉडी का ये जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। द स्पाइनल कॉर्ड कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? वो इन्फॉर्मेशन को बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ लेके जाएगा एंड कम्युनिकेट्स द रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रेन बैक टू द बॉडी पार्ट्स। मतलब बॉडी पार्ट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जानी है तो स्पाइनल कॉर्ड उसमें हेल्प करेगा। अगर ब्रेन कोई मैसेज दे रहा है बॉडी पार्ट्स को तो या आपके रिस्पॉन्स जो भी है ब्रेन का बॉडी पार्ट्स की तरफ वो भी स्पाइनल कॉर्ड लेके जाती है। तो इस तरीके से ये कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से और ब्रेन को बॉडी पार्ट्स से। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम में बड़े अच्छे से दिखाया है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये वाइट मैटर दिखा रहा है, ये वर्टिब्रे दिखा रहे हैं, ये ग्रे मैटर दिखा रहे हैं। जैसे हमने ब्रेन में देखा था कि ब्रेन में जो ग्रे मैटर था वो आउटर साइड था और वाइट मैटर इनर साइड था। स्पाइनल कॉर्ड का जो वाइट मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है। इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो आप एक का याद रखो, जैसे आप ब्रेन का याद रखो कि ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है और वाइट मैटर अंदर होता है। तो मेडुला ओब्लोंगेटा का और स्पाइनल कॉर्ड का इसके जस्ट अपोजिट होता है। द स्पाइनल कॉर्ड कैरीज information from the body parts to the brain and communicates the response of the brain back to the body parts. If you observe the cross section of a spinal cord, it appears to have a butterfly shaped structure in the middle. देखो उसके क्रॉस सेक्शन में आपको जो ये दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड वो आपको बटरफ्लाई की तरह दिख रहा होगा, है ना। ये जो चीज़ है स्पाइनल कॉर्ड बटरफ्लाई की तरह दिखता है। This central part contains a grey matter which is made up of the cell body. जैसे मैंने बोला ना कि स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल पार्ट में ग्रे मैटर होता है और ग्रे मैटर किससे बनता है? न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से एंड द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो ग्रे पार्ट होता है वो सेल बॉडी और डेंड्राइट से बनता है। द ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय अ लाइटर एरिया कॉल्ड द वाइट मैटर। मतलब और इसके जो ग्रे मैटर है जैसे बीच में ग्रे मैटर आएगा और इसके साइड में क्या आएगा? वाइट मैटर आएगा। जो वाइट मैटर होता है इज मेड अप ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। इसको आप एक बार फिर से ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है? If you observe the cross section of the spinal cord, it appears to have a butterfly shaped structure in the middle. This central part contains the gray matter which is made up of cell body and the dendrites of the neurons. तो gray matter आपका cell body और डेंड्राइट से मिलकर बनता है। द ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय अ लाइटर एरिया कॉल्ड द वाइट मैटर विच इज मेड अप ऑफ द एक्सॉन्स। और जो वाइट मैटर होता है वो एक्सॉन्स से मिलकर बनता है। न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड्स में जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं उसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो वाइट मैटर बनाते हैं और उसकी जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होते हैं वो ग्रे मैटर बनाते हैं। ग्रे मैटर बीच में होता है और उसके चारों तरफ वाइट मैटर होता है। फंक्शन क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का? It transmits messages from the brain to the body parts so that they perform accordingly. ब्रेन्स का कोई भी मैसेज अगर बॉडी पार्ट तक ले जाना है तो स्पाइनल कॉर्ड कर ले जाता है, जिसकी वजह से सारे बॉडी पार्ट्स इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। सेकेंड फंक्शन होता है इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स सच एज स्किन, मसल्स एंड आइज टू द ब्रेन। उसी तरीके से सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स यानी कि आइज, ईयर्स, नोज, स्किन वगैरह में पाए जाते हैं, वहाँ से ये मैसेज कहाँ ले जाता है? ब्रेन। मतलब टू एंड फ्रो करते हैं ना, पढ़ा था अपने बॉडी पार्ट से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक।
ठीक है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है जिसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं रहता है। बहुत रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसको भी हम डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर आप समझो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं एकदम अचानक से, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल नहीं होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। The spinal cord is about 45 cm long in men and 43 cm long in women. Spinal cord की लेंथ men में 45 cm होती है जबकि women में 43 cm होती है, ठीक है। तो ये तो था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स विच ऑपरेट इन द पेरिफेरल सिस्टम। दो प्रकार की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो ब्रेन से निकलती है, जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, राइट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं, नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं। ब्रेन से निकलने वाली सारी जो नर्व्स होती है वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी जो नर्व्स होती है स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। नाउ cranial nerves, these nerves originate from the brain and connect it to different parts of the head, neck and trunk region. जो cranial nerves होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं और ये आपके ब्रेन को, आपके डिफरेंट ब्रेन को कनेक्ट करती हैं हेड से, नेक से और ट्रंक रीजन से। जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो ब्रेन से निकलती हैं और उसको कनेक्ट करती हैं हेड से, नेक से एंड ट्रंक रीजन से। कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के? 12 पेयर्स होते हैं। नंबर याद रखना, ये पूछेंगे आपको कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 12 जोड़ों में पाई जाती हैं, एक लेफ्ट साइड जाती है, एक राइट साइड जाती है, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन अ बॉडी। दीज नर्व्स आर मेनली इन्वॉल्व विद द सेंसेस ऑफ स्मेल, टच एंड हियरिंग। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो मेनली आपका कंट्रोल करती हैं स्मेल, टच और हियरिंग का फंक्शन। दीज ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ सम ग्लैंड्स। हमारी मसल्स का मूवमेंट भी क्रेनियल नर्व्स ही कंट्रोल करती हैं और कुछ ग्लैंड्स का फंक्शनिंग भी क्रेनियल नर्व्स करती हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको मेन तो उसमें याद रखो कि क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स में होती हैं और ये हेड को, आपके ब्रेन को हेड, नेक और ट्रंक रीजन से जोड़ती हैं और बेसिकली स्मेल, टच और हियरिंग को कोऑर्डिनेट करती हैं। साथ में ये मसल्स का मूवमेंट भी देखती हैं और कुछ ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं। जबकि स्पाइनल जो नर्व्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। इसका नंबर होता है 31 पेयर्स इन द ह्यूमन बॉडी विच कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड विद द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बाकी के जो हिस्से होते हैं बॉडी के वो आपके स्पाइनल नर्व्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं। एक इसमें मैचिंग की एक्सरसाइज दी गई है। अब इसमें देखना है कि जो फोर ब्रेन होता है उसको मैच करना है। तो फोर ब्रेन किसका हिस्सा है? तुम्हारा सेरिब्रम, या सेरिब्रम किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का। टेम्पोरल लोब किससे रिलेटेड है? हियरिंग से रिलेटेड है ना। जो हिंज ब्रेन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो होती है वो आपके हिंज ब्रेन कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। जो ब्रेन का चौथा हिस्सा है पोन्स, वो किससे रिलेटेड है? मेडुला ओब्लांगेटा उसका पार्ट है। सेरिबेलम जो होता है वो बॉडी का बैलेंस देखता है। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फोर ब्रेन को सेरिब्रम, टेम्पोरल लोब हियरिंग, हिंज ब्रेन रिलेटेड विद ब्रीदिंग, पोन्स रिलेटेड विद मेडुला ओब्लांगेटा एंड सेरिबेलम रिलेटेड विद बैलेंस, राइट। नाउ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, लर्निंग बियॉन्ड, इसको देख लेते हैं हम। द PNS इज सबडिवाइडेड इनटू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेटा ये जितने भी तुम लोग शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं ना, PNS, ANS है ना, CNS, इसको सबको याद रखना है। तो SNS क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। PNS को सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमने देखा था ना, PNS के दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि जो हमारे विल पावर में नहीं होते उनको कंट्रोल करता है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे विल पावर से जो जितने भी मूवमेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। अब विल पावर या वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? देखो, जैसे हम चाह रहे हैं कि हम अपने हाथ से लिखें, है ना, या हम अपने मुंह से बोलें, तो ये हम चाह रहे हैं लिखना, हम चाह रहे हैं चलना, बोलना। तो ये जो एक्शंस होते हैं ना, ये वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं, ये हमारे विल पावर के अंडर हैं। तो ये जो एक्शंस है वो कौन कंट्रोल करता है? ये SNS कंट्रोल करता है।
लेकिन सपोज करो अगर हम चाहें कि अरे हमारा हार्ट बीट ना करे, या हम ब्रीदिंग ना करें, या हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, या डाइजेशन ना हो, तो क्या हम चाह के भी क्या इन फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो ये सारे एक्शंस किसके अंदर आते हैं? ये सारे एक्शन फिर इनवॉलंटरी के अंदर आते हैं, और इसको कंट्रोल करता है नेक्स्ट पार्ट यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम ANS भी कहते हैं। समझ में आया आपको? वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे विल पावर के अंदर होते हैं, हमारी इच्छा शक्ति के अंदर होते हैं। मतलब हम चाहते हैं हम लिखें तो हम लिखते हैं, हम चाहते हैं हम बोलें तो हम बोलते हैं, हम चाहते हैं हम बैठ जाएं तो हम बैठ जाते हैं। तो ये वॉलंटरी एक्शंस होते हैं और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस में आपके सारे लाइफ प्रोसेसेस आ गए, जैसे कि रेस्पिरेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया, आपका डाइजेशन आ गया, ठीक है ना, और भी बहुत सी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है वो इनवॉलंटरी होती हैं, और उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो कहने की बात ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। जितना भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और किस के द्वारा कंट्रोल करता है? बाय स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स की मदद से तुम्हारा जो ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। द ANS कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट एंड डाइजेशन। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग हुई, हमारा ब्लड फ्लो हुआ, हार्ट बीट जनरेट करना हुआ, डाइजेशन हुआ, है ना। द ANS कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फिर ANS को भी और डिवाइड कर दिया है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक्टिव करता है। सपोज करो कि हमारे सामने एकदम अचानक से सांप आ गया, सांप को देख के मतलब हम स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस में जब हम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि एकदम से हमको पसीना आने लगेगा, या हमारी आंखें से बड़ी बड़ी हो जाएंगी, या हमारा दिल कस से धड़कने लगेगा, है ना, या हम कांपने लगेंगे डर के मारे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन सपोज करो वो सांप थोड़ी देर आया आपके सामने, फिर वो चला गया। जब वो चला गया तो वो सिचुएशन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वो ओवर हो गई। तो अब नेक्स्ट सिस्टम आपके एक्शन में आ जाता है जिसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये हमारी बॉडी को दोबारा नॉर्मल स्टेट में लाने में हेल्प करता है। मतलब एक बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली गई तो फिर आपका दिल जो जोर जोर से धड़क रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट जो तेज हो गई थी वो नॉर्मल हो जाएगी, आपको जो पसीना आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा, आपके हाथ पैर जो कांप रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, आवाज़ जो लड़खड़ा रही थी वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो स्ट्रेसफुल स्टेट से दोबारा नॉर्मल और रिलैक्स स्टेट में लाने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक करता है। आवर ब्लड प्रेशर एंड द ब्रीदिंग बिकम नॉर्मल, द पीपल कॉन्स्टेंट इन द लिवर बिगिंस टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फर्दर यूज, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो देखो अगर इसको मोटे मोटे तौर पे अगर हमको देखना है ना तो इसको हम कैसे करेंगे? जो हमारा पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम था, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, जो तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है और ये डिसाइड करता है कि हमको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करना है, मतलब हमको इस सिचुएशन में फाइट करना है कि इस सिचुएशन में हमको भाग जाना है, यानी कि फ्लाइट करना है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने देखा कि अरे सामने कुत्ता आ गया तो हम उससे तो हम फाइट करने का चांस ले सकते हैं कि चलो हमने पत्थर उठाया उसको डरा के भगा दिया। लेकिन सपोज करो कि हमारे सामने शेर आ जाए तो हम उससे लड़ने का वो नहीं करेंगे, हम अपने आप को अपनी जान बचाने में ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, तो हम फ्लाइट वाली सिचुएशन को अडॉप्ट करेंगे। तो जो सिंपैथेटिक होता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ये तय करने में मदद करता है कि हमको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फाइट करना है कि फ्लाइट करना है। एक बार वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ओवर हो जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में लाने की कोशिश करता है, यानी कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आगे करते हैं।
एक बार इस बॉक्स को अच्छे से पढ़ लेना तो एकदम क्लियर हो जाता है। अब जो मैं कह रही थी कि स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो एकदम इंस्टेंटेनियसली हो जाते हैं बिना हमारे सोचे समझे। जैसे ही तुरंत कोई गर्म चीज़ हम देखते हैं, हम फटाक से अपना हाथ हटा लेते हैं, झट से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या हुआ? बिना सोचे समझे, है ना, क्योंकि हमें गर्म लगा। या हमने देखा कि अगर सामने कोई कीड़ा आ गया या बिच्छू आ गया, फटाक से अपना पैर हटा लेंगे, है ना। तो इसमें हम अपना ब्रेन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ऑटोमेटिकली इसमें रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे एक्शंस जो होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। ये टर्म्स हैं स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इम्पल्स, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स, है ना। इसकी डेफिनेशन भी अलग अलग से पूछी जाती है, इसलिए प्लीज़ इसकी डेफिनेशंस भी याद रखना। स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड स्टिमुलस। बाहरी वातावरण में ऐसा कोई भी चेंज जो कि हमारी बॉडी में चेंज पैदा कर दे उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि जैसे बाहर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, गर्मी लग रही है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? या तो हम लोग हल्का कपड़े पहन लेते हैं या हम पंखा ऑन कर लेते हैं, मतलब उसका असर हमारे ऊपर हुआ ना। या सपोज करो कोई चीज़ बाहर हॉट है, हमने उसको टच किया तो हमने अपने हाथ उससे हटा लिया, तो वो हॉटनेस जिसकी वजह से हमें हटाना पड़ा अपना हाथ, वो स्टिमुलस कहलाएगी, है ना। रिस्पॉन्स क्या होता है? वो स्टिमुलस को देखते हुए हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। सपोज करो कि सामने वाला कंटेनर गर्म है, ठीक है ना, तो इसका स्टिमुलस क्या हुई? इसकी हॉटनेस। तो जैसे हमने इसको टच किया, हमको ये गर्म लगा, हमने रिस्पॉन्स क्या दिया? हमने अपना हाथ हटा लिया। तो चूंकि ये गर्म है इसलिए हमने हाथ हटाया ना, तो इसके स्टिमुलस में जो हमने रिस्पॉन्स दिया तो वो ये था। तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस समझ गए। इम्पल्स क्या होता है? इट इज अ सिग्नल जनरेटेड इन अ नर्व फाइबर और ऑन रिसिप्ट ऑफ अ स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अक्रॉस द न्यूरॉन्स देयर बाय ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। इम्पल्स क्या होता है? स्टिमुलस को देख के हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उसमें एक तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल चेंज होता है न्यूरॉन के अंदर, इसी को हम इम्पल्स कहते हैं। और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देती है, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ से करके मतलब तुम्हारे जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से ब्रेन तक पहुँच जाएगी, राइट। फिर से देखो, इम्पल्स की डेफिनेशन आ जाती है, स्टिमुलस की डेफिनेशन और इम्पल्स की डेफिनेशन बहुत आती है। इम्पल्स क्या हुआ? इट इज़ अ सिग्नल जनरेटेड इन अ नर्व फाइबर ऑन रिसिप्ट ऑफ स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक और केमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अक्रॉस द न्यूरॉन या नर्व फाइबर में जो सिग्नल जनरेट हुआ स्टिमुलस रिसीव करने के बाद, किसके रूप में? इलेक्ट्रिकल या केमिकल चेंज के रूप में, उसको कहते हैं इम्पल्स, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन से रिसीव करी इसको ये आगे ट्रांसमिट या पास ऑन कर सके। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स दैट जनरेट एन इम्पल्स इन अ रिएक्शन टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के हिसाब से जो रिएक्शन जनरेट करना है जिस जगह पर, उसको रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सामने आपके पैर के आपकी आंखों ने देखा कि पैर के पास सांप है, ठीक है, तो आप सांप को देख के आंख बंद नहीं करोगे, आप सांप को देख के क्या करोगे? आप अपना पैर पीछे खींचोगे, यानी कि स्टिमुलस मिला आपको आंख से, आई से, लेकिन रिस्पॉन्स किसने दिया? आपके लेग ने, क्योंकि लेग पीछे हो गया, है ना। तो लेग में जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। उसने रिसीव किया क्योंकि आईज ने एक स्टिमुलेट जनरेट किया सांप को देखकर, जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले गई न्यूरॉन। ब्रेन ने बोला अरे डेंजरस सिचुएशन है, उसने उस स्टिमुलस को देखते हुए ब्रेन ने ऑर्डर किसको दिया? लेग को, कि पैर पीछे करो, तो पैर पीछे हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती हैं कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे आप देखते हो कि अरे सामने कोई डेंजर है और आप अपने आप को पीछे खींच लेते हो। कभी कभी जो स्टिमुलस जो रिसीव करता है उसी में रिस्पांस जनरेट होता है, और कभी कभी क्या होता है कि स्टिमुलस रिसीव किसी ने किया और रिस्पांस कहीं और जनरेट होता है। जैसे सपोज करो आपकी आँख के पास कोई कीड़ा आ रहा है, तो आपको कीड़ा आते हुए देखा किसने? आँख ने, और आँख ने ही रिस्पॉन्स दिया कि आँख ने अपने आप को बंद कर लिया, राइट। तो इस केस में आपका स्टिमुलस रिसीव करने वाला और रिएक्शन करने वाला एक ही ऑर्गन है, यानी कि आइज़। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? देखा था किसने? आइज़ ने कि सांप है, और रिस्पॉन्स किसने किया था? लेग ने कि पीछे कर लो, ठीक है ना। तो आपके
स्टिमुलस रिसेप्टर्स अलग भी हो सकते हैं। रिसेप्टर्स क्या हो गए, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और इफेक्टर्स क्या हो गए, जो मसल्स या ऑर्गन जो रिएक्ट करते हैं आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलस। एक मिनट मैं इस चीज़ को फिर से आपको क्लियर करती हूँ, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। रिसेप्टर्स को फिर से देखो, दीज आर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन दैट जनरेट एन इम्पल्स इन रिएक्शन टू स्टिमुलस। स्टिमुलस को देख के जो इम्पल्स जनरेट करता है उसको रिसेप्टर्स कहते हैं, यानी कि सेंस, जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूरॉन्स रहते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इफेक्टर्स क्या होंगे, दीज आर द ऑर्गन्स और मसल्स दैट रिएक्ट ऑन रिसीविंग द इम्पल्स फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इफेक्टर्स वो सारे ऑर्गन्स और मसल्स हो गई जो कि इस रिस्पॉन्स को देखते हुए इफेक्ट करेंगे, इस स्टिमुलस को देखते हुए रिस्पॉन्स करेंगी, उनको इफेक्टर कहते हैं, है ना। जैसे कि आइज़ ने देखा सांप है तो आइज़ के जो न्यूरॉन्स हुए वो रिसेप्टर कहलाएंगे। इसने मैसेज दिया ब्रेन को, ब्रेन ने मोटर नर्व से मैसेज दिया लेग के या इफेक्टर मसल को कि आप पैर पीछे खींचो, तो जो लेग मसल्स होंगी वो इफेक्टर कहलाएंगी, जबकि जो आइज़ की जो न्यूरॉन्स है वो रिसेप्टर्स कहलाएंगी। तो जो न्यूरॉन्स स्टिमुलस को रिसीव करता है उसको रिसेप्टर कहते हैं, और स्टिमुलस के हिसाब से जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है जहाँ पर उसको हम इफेक्टर कहते हैं। ये मसल और ग्लैंड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा रिसेप्टर और इफेक्टर, ठीक है। नाउ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन यू सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, है ना, एकदम से गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो क्या होता है। डू यू थिंक बिफोर रिमूविंग योर हैंड, ऑब्जर्व हाउ टू फिगर इट आउट इफ यू थिंक बिफोर ब्लिंकिंग योर आइज इफ समथिंग सडनली फॉल्स नियर यू। एकदम से आपकी आंख के पास कुछ आता है तो आप एकदम से आंख बंद कर लेते हो। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 कॉमन एक्सपीरियंसेस इन डेली लाइफ वेयर यू रिस्पॉन्ड टू अ सडन सिचुएशन स्पॉन्टेनियसली विदाउट थिंकिंग टू कीप यू सेफ फ्रॉम डेंजर। ऐसे हमें 5 सिचुएशन के बारे में सोचना है जहाँ पे हम ऑटोमेटिकली अपना रिएक्शन देते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमको क्या करना है। तो ऐसे 5, तो एक तो इन्होंने बता दिया कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो आपने एकदम से हाथ हटा लिया, आपकी आंख के पास कुछ कचरा आया आपने एकदम से आंख बंद कर ली, है ना। इसी तरीके से आपके और बाकी की 3 सिचुएशन को सोचो जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हो। तो रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड आपको ये टर्म समझ में आ गया, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इम्पल्स और रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ठीक है ना। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन देती है उसको स्टिमुलस कहते हैं। उस स्टिमुलस को देखते हुए हमारी बॉडी जो रिएक्शन करती है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जब स्टिमुलस को देखते हैं तो एक इलेक्ट्रिक या केमिकल चेंज होता है न्यूरॉन के अंदर, उसको इम्पल्स कहते हैं जो कि आगे इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देता है। रिसेप्टर्स सेंसरी ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और ये नर्व इम्पल्स में इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंज जनरेट करते हैं या इम्पल्स जनरेट करते हैं जो आगे पास ऑन हो जाती है। इस स्टिमुलस को देखते हुए ब्रेन जिस ऑर्गन को या ग्लैंड को या मसल को रिस्पॉन्स करने के लिए ऑर्डर देता है उसको हम इफेक्टर कहते हैं। क्लियर? नाउ whenever we receive a stimulus, the information is sent to the brain via nerves and the spinal cord. जब भी हमको स्टिमुलस मिलता है तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजी जाती है, ब्रेन में भेजी जाती है, किसके द्वारा, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। द ब्रेन एंड प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, सेंड मैसेजेस ऑफ रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स वाया नर्व बैक टू द इफेक्टर ऑर्गन और मसल्स। जब ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ब्रेन और उसके हिसाब से ये मैसेज सेंड करता है नर्व्स को, नर्व्स के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन और मसल्स को। यानी कि कोई भी स्टिमुलस जब रिसीव हुआ तो नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी। अब ब्रेन सोचेगा समझेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा और ये मैसेज वो फिर दोबारा मोटर नर्व के द्वारा इफेक्टर ऑर्गन और मसल्स में भेजेगा कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। दिस इज़ अ लॉन्ग सिस्टमिक एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इस तरीके से आपका एक लॉन्ग लंबा प्रोसेस होता है जो वर्क करता है जनरली आमतौर पर। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन इतनी इमरजेंसी होती है जब आप इतना लंबा प्रोसेस, इतना लंबा स्टेप नहीं फॉलो कर सकते। यहाँ पे आपको फटाफट कुछ ना कुछ एक्शन आना चाहिए, वो एक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन। However, in a certain situation of emergency, we need a quick response. For example, the blinking of eyelids when an object suddenly approaches near the eye.
immediately withdrawing the foot as it accidentally falls on a sharp object like a nail, or sneezing in response to irritation of the nose, है ना। तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जैसे एकदम से नाक में कुछ घुस गया तो आप एकदम से छींक देते हो, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट में आपका पैर पड़ गया तो आप एकदम से पैर हटा लेते हो। तो ऐसे जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप लॉन्ग प्रोसेस नहीं अपना सकते हो कि पहले आपका स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचा, फिर ब्रेन से आपका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, फिर इफेक्टर मसल्स में आया। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट मैकेनिज्म चाहिए होता है। इसी मैकेनिज्म को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्लियर, इसको ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। A reflex action is a quick involuntary response to a stimulus। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, ये हमारे विल के अंदर नहीं होता, एकदम फटाफट ऑटोमेटिकली ये होता है। रिफ्लेक्स एक्शन सडन एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं, ये चीज़ याद रखना। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते, स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होते हैं और एकदम तुरंत होते हैं। सो वी कैन से दैट अ रिफ्लेक्स एक्शन हैपन्स वेरी फास्ट एज द स्टिमुलस ट्रेवल ओनली टिल द स्पाइनल कॉर्ड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि इसको बॉडी पार्ट से सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचना होता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचना होता है। सिर्फ ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा और इसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। दिस सेव्स टाइम फॉर ट्रैवलिंग टू प्रोसेस बाय द ब्रेन। इससे समय बचता है कि पहले इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाए, फिर ब्रेन प्रोसेस करे, फिर वो रिस्पॉन्स दे, तो ये वाला टाइम बच जाता है। जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इन्फॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड पर और स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड कर लेती है कि क्या करना है, तो फटाफट हम अपने आप को बचा लेते हैं मुसीबत से। द शॉर्टेस्ट पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द इफेक्टर थ्रू द नर्व्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये शॉर्टकट जो रास्ता बनता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जो कि रिसेप्टर से इफेक्टर तक आता है वाया स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मतलब रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन दी स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर दे दिया इफेक्टर को, इसको ही यही रास्ते को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, देखो ये डायग्राम बता रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क का। इसमें फर्स्ट स्टेप पे जाओ, फर्स्ट स्टेप कहाँ है, ये है। ठीक है ना, तो हम इसको फर्स्ट स्टेप पे पहले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप आपका बोल रहा है द रिसेप्टर्स इन द स्किन डिटेक्ट द स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट एंड स्टार्ट एन इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन। देखो ये जो हाथ है, हाथ ने आग पर जैसे आग पर हाथ पड़ा तो क्या हुआ, जो हाथ में जो रिसेप्टर्स हैं जो रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया कि ये आग है, इससे हाथ जल सकता है, जिसकी वजह से एक इम्पल्स जनरेट हुई और ये इम्पल्स जनरेट होके कहाँ गई, द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो फिर से देखो, आपका हैंड है, हैंड ने फायर को टच किया, फायर को टच किया तो हैंड में जो रिसेप्टर सेल्स थे उसने सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज दिया कि ये चीज़ क्या है, हॉट है, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स ये इस मैसेज को कहाँ लेके गए, स्पाइनल कॉर्ड पे लेके गए। ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ पे तुम्हारे हाथ के रिसेप्टर्स ने रिसीव किया और सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को लेके गए स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड द रिले न्यूरॉन ट्रांसफर्स द इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी टू द मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन है, यानी तीसरी टाइप की न्यूरॉन्स है, जो सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेज आया उसने मोटर न्यूरॉन को दिया और मोटर न्यूरॉन के पास वो मैसेज है, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको बताया। The motor neuron carries the impulse to the effector muscles and then release the neurotransmitter at the muscular junction। और ये जो तुम्हारी जो मोटर न्यूरॉन है, ये मस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी और अकॉर्डिंगली ये एक्शन लेगी। एज सून एज द रिसेप्टर इन द मसल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरोट्रांसमीटर दे इनिशिएट अ रिस्पॉन्स इन द मसल फाइबर विच पुल द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द डेंजर। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होगा, उसको मैसेज मिल जाएगा कि अरे आ गया, हाथ हटाओ यहाँ से, और उसे हाथ हटा लिया। देखो फिर से समझो क्या हुआ, हैंड ने फायर को टच किया, जैसे ही हैंड ने फायर को टच किया तो हैंड में जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन को दिया। सेंसरी न्यूरॉन ने इस हॉटनेस के मैसेज को लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास गए। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन प्रेजेंट है। रिले न्यूरॉन क्या होती है, रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती है। तो रिले न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेकर मोटर न्यूरॉन को दे दिया और स्पाइनल कॉर्ड ने इस मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया कि जाके इफेक्टर मसल को बोलो कि वो अपना हाथ हटा ले। तो जैसे मोटर न्यूरॉन ने अपना मैसेज इफेक्टर न्यूरॉन को दिया, जो मोटर न्यूरॉन ने जैसे ही मैसेज इफेक्टर मसल को दिया तो इफेक्टर मसल ने न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किए और उससे रिस्पॉन्स क्या आया, उसने हाथ को वापस खींच लिया। तो इस तरीके से, और लेकिन ये सब चीज़ें इतने फटाफट तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होती है ना कि आपको इतना बड़ा पाथवे नहीं दिखता, लेकिन एक्चुअल में ये पाथवे यही है
कि आपका इन्फॉर्मेशन आपके हैंड से स्पाइनल कॉर्ड में गया और आपका रिस्पॉन्स आपका हैंड में आ गया, यानी कि ब्रेन तक बात पहुंची ही नहीं। रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज गया और एक्शन हो गया, तो इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको ये चीज़। नाउ एक्सपेरिमेंट 8.1, एम टू अंडरस्टैंड अ नी जर्क रिफ्लेक्स। जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स का एक एक्सपेरिमेंट ये समझा रहे हैं। मटीरियल्स रिक्वायर्ड अ रबर हैमर एंड अ मेजरिंग टेप। एक रबर का हैमर चाहिए, मतलब एक हथौड़ा चाहिए रबर का, और ये आपको एक मेजरिंग टेप चाहिए। प्रोसीजर, मेक अ पर्सन सिट ऑन अ चेयर विथ लेग्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड फीट अबव द ग्राउंड। आप एक व्यक्ति को चेयर में बैठा दो, इस तरह से बैठा ददो कि उसके पैर नीचे की तरफ हों लेकिन ज़मीन को टच ना कर रहे हों, ठीक है, फीट जो है ग्राउंड के अबव है। नाउ प्लेस अ मेजरिंग टेप विद इट्स जीरो एट द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द फुट। अब उसके पैर को मेजरिंग टेप से, जहाँ पे फुट है वहाँ से आपको नी तक उसका टेप, मेजरिंग टेप का मेजर कर लो कि उसकी नी से लेके उसके फुट तक की लेंथ कितनी है। टेक अ रबर हैमर एंड टैप इंस्टेंटली जस्ट बिलो द नी कैप। अब घुटने पर उसको ना वो रबर के हथौड़े से धीरे धीरे टैप करो। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द फुट एंड द मेजर द अप्रॉक्स। आप देखो जैसे आप उसको घुटने में ऐसे टैप करोगे ना, एकदम से उसका पैर उचकेगा, जर्क देगा, ठीक है। अब तुम मेजरिंग टेप से फिर घुटने से लेकर आप उसके फुट तक आप उसके मेजरिंग टेप से उसकी लेंथ को मेजर करो। 3-4 बार रिपीट करने के बाद आप लेंथ मेजर करो तो आपको पता चलेगा जो पैर है वो थोड़ा उसका जो लेंथ है आपको छोटी दिखेगी। द स्टिमुलस ऑफ अ नी टैपिंग विद अ रबर हैमर इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्किन। जब आपने उसके नी कैप में टैप कर रहे थे तो नी कैप में जो रिसेप्टर्स हैं, मतलब नी कैप की जो स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं, उसने स्टिमुलस को रिसीव किया। In response to this stimulus, an impulse is generated which travels to the spinal cord. इस स्टिमुलस को रिसीव करके एक इम्पल्स जनरेट हुई, जो कि क्या हुई, जो कि कहाँ गई, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची। इन द स्पाइनल कॉर्ड द सेंसरी न्यूरॉन passes the impulse to the motor neuron through a relay neuron। और स्पाइनल कॉर्ड में इस सेंसरी न्यूरॉन ने अपनी इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन को दे दिया बाया रिले न्यूरॉन। A response impulse is then carried by the motor neuron back to the effector in the leg muscles at the neurotransmitter junction। और फिर इस रिस्पॉन्स को मोटर न्यूरॉन लेके गई इफेक्टर ऑर्गन यानी कि लेग मसल्स के पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। This generate a response in the effector making the leg muscles contract which is seen as a muscular jerk in the knee। और इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जैसे ही वो लेग मसल्स में गया, लेग मसल्स इस न्यूरोट्रांसमीटर के मैसेज को देख लेती हैं और उनको, जिसकी वजह से वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और एक जर्क, एक झटका सा महसूस होता है और ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पर ये जैसे टैप कर रहे हो तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स को लेके गई ऊपर आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो मैसेज आया वो आपके पैर में आया और पैर में ये क्या है कि पैर को पीछे खींचो, ठीक है। तो इस तरीके से द नी जर्क रिफ्लेक्स इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू टेस्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन्स नर्वस सिस्टम। तो अगर किसी भी इंसान का नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए डॉक्टर होता है ना, वो नी जर्क रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करता है। वो घुटने में ना ऐसे हथौड़ी मार के देखता है, रबर के हथौड़ा, अगर उसके पैर में झटका लग रहा है इसका मतलब उसका रिफ्लेक्स जो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर सपोज करो घुटने पे अगर वो हथौड़ी मार रहे हैं और कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यानी कि उसका वो डैमेज हो गया है नर्वस सिस्टम वहाँ का। द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फुट इंडिकेट्स हाउ एक्टिव द नर्वस सिस्टम इज। कितना जोर का झटका लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना ज़्यादा एक्टिव है। एकदम एक्टिव है तो आप बहुत कस के आपको जर्क लगेगा, नहीं तो हल्का हल्का लगेगा। एक्सट्रीमली हाई और लो डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर बहुत ज़्यादा कस के झटका लग रहा है या बहुत धीरे झटका लग रहा है, इसका मतलब कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको करेक्ट कराने की ज़रूरत है। समझ में आपको आया आपको नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन? नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा कि आप एक व्यक्ति को चेयर पे बैठा दोगे और उसको ऐसे कहोगे कि पैर को आपको ज़मीन के ऊपर रखना है उठा के, ठीक है ना, आपको ज़मीन से टच नहीं करना है, पैर को लटका के रखना है पैर को। फिर क्या करोगे आप नी से लेके आपके से फुट तक की लेंथ मेजर करोगे। अब आप जब एक बार लेंथ को मेजर करके आप नोट कर लो कितनी लेंथ आ रही है। अब आप क्या करो, रबर के हथौड़े से उसको नी में हल्का उसको ठोको, हल्का उसको टैप करो। जैसे टैप करोगे तो पैर में झटका आएगा, है ना, और झटका आएगा और इससे ये पता चल जाता है कि उसके जो पैरों की जो नसें हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे ही आपने उसके घुटने पे नी में टैप किया तो नी में जो रिसेप्टर सेल्स थे उन्होंने एक नर्व इम्पल्स जनरेट करी जो सेंसरी न्यूरॉन्स से होते हुए कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन के द्वारा वो
इम्पल्स किस में चली गई, मोटर न्यूरॉन में चली गई। और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, उस स्टिमुलस को देखते हुए स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्डर से उसमें रिस्पॉन्स जनरेट किया, और ये ऑर्डर लेके मोटर न्यूरॉन कहाँ गए, इफेक्टर मसल के पास गए, और उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और उसने रिस्पॉन्स किया कि अपने पैर को ऊपर उठा लो, ठीक है, झटका दो। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है। नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस कैन बी नेचुरल और कंडीशन। दो प्रकार के रिफ्लेक्स होते हैं, एक होता है नेचुरल रिफ्लेक्स और एक कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। नेचुरल रिफ्लेक्स क्या होता है, नेचुरल रिफ्लेक्स बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। जैसे आप देखो छोटा बच्चा भी अगर है ना, अगर छोटे बच्चे की आँख के पास भी कुछ लेके आओगे ना, वो आँख अपनी बंद कर लेगा, या छोटे बच्चे के पास बहुत तेज शोर करोगे ना तो वो अपनी आंखें बंद करेगा, या कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेगा ना तो अपना हाथ को दूर कर लेगा वो। तो ये नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं। तो नेचुरल रिफ्लेक्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर प्रोटेक्टिव सच एज ब्लिंकिंग एंड वाटरिंग ऑफ द आईज, कफिंग और स्नीजिंग, वॉमिटिंग। अधिकतर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग, ताकि हमारी आँख में कुछ कचरा ना चला जाए, या हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि कोई कचरा चला जाता है तो आंखों में जब टीयर्स आते हैं तो वो उस कचरे को बाहर कर देते हैं, है ना, या हमारे गले में कुछ फंस जाता है तो हमें खांसी आती है, या छींक आती है, या उल्टी आती है। तो ये नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है, ताकि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट पहुंच गया है तो नेचुरली हमारी बॉडी से वो इजेक्ट हो जाए, है ना। इसी तरीके से समलाइक सलाइवेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस प्रोवाइड फंक्शनल एफिशिएंसी। उसी तरीके से आप देखते हो कि अच्छा खाना देख के हमें मुंह में पानी आ जाता है, जिसको हम सलाइवेशन कहते हैं, या हमारे अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ताकि खाना धीरे धीरे करके एलिमेंट्री कैनाल में आगे पहुँचे, है ना। तो ये तुम्हारा एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस है, ये बाय बर्थ है, इसको आपको सीखना नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने लाइफ टाइम में सीखते हो, जैसे कि सम रिफ्लेक्सेस डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पर्सन ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लेकिन अगर कभी कभी क्या होती है, कुछ चीज़ें हम बार बार देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स आ जाता है। इसको हम कंडीशनड या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो कि आप एक ही रास्ते से रोज़ स्कूल जाते हो, है ना, तो जब फर्स्ट टाइम आप स्कूल जाते हो तो आप बड़े ध्यान से रास्ता देखते जाते हो, हमको कहाँ से टर्न करना है, कहाँ स्ट्रेट जाना है, कब लेफ्ट टर्न करना है, कब राइट टर्न करना है। लेकिन जब आप रोज़ 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 उसी रास्ते से स्कूल जाते हो तो आप बातें करते करते भी ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपको कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, कब स्ट्रेट जाना है, और आप स्कूल पहुँच जाते हो, यानी कि आपको वो पूरा रास्ता आपकी मेमोरी में याद हो गया है। तो इसको कहेंगे कंडीशन रिफ्लेक्स। सपोज करो कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी दही बड़ा नहीं खाया है, तो आप दही बड़े को देख के आपके मुँह में पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने दही बड़ा खाया है और आपको वो टेस्टी लगा तो आप जब भी दही बड़ा देखोगे आपके मुंह में पानी आएगा। या सपोज करो आप बर्गर का एग्जांपल ले लो, अगर आपने लाइफ में कभी भी बर्गर नहीं खाया है तो बर्गर को देख के आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने बर्गर खाया हुआ है और आपको बर्गर का टेस्ट अच्छा लगा तो जब भी आप बर्गर देखोगे तो आपके मुंह में पानी आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कंडीशन रिफ्लेक्स या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स कहलाता है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है स्विमिंग करना या ड्राइविंग करना या साइकिलिंग करना है। एक बार आपने साइकिल चलाना सीख ली तो आप जीवन में कभी नहीं भूलते हो, या एक बार आपने स्विमिंग सीख ली या ड्राइविंग सीख ली तो आप कभी नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के कंडीशनड हो जाते हो, आपके अंदर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या कंडीशन रिफ्लेक्स आ जाता है और आप इसको ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स क्या होते हैं। रिफ्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल रिफ्लेक्स और दूसरा होता है कंडीशन रिफ्लेक्स। नेचुरल रिफ्लेक्स बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है और ये प्रोटेक्शन हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ये मदद करता है, जबकि कंडीशन रिफ्लेक्स हम जीवन के एक्सपीरियंसेस के द्वारा सीखते हैं, जैसे हुआ ड्राइविंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन आफ्टर सीइंग आवर फेवरेट फूड, राइट। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक चेक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट बाय बर्थ, तो अभी हमने देखा है नेचुरल रिफ्लेक्सेस इसको कहते हैं। नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। अ क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस को देख के एकदम से जो हमारा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स आता है उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ऑर्गन्स और मसल्स दैट रिएक्ट ऑन रिसीविंग द इम्पल्स फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स को रिसीव करने के बाद जो ऑर्गन और मसल्स रिएक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से वर्ड टू वर्ड रीड करो और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज है आप उसको करो, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका माइंड मैप है, इसमें हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में ये सब चीज़ें कवर करी हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो न्यूरॉन्स
कहलाते हैं। या आप ऐसे करो, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स से नर्व फाइबर बनता है, नर्व फाइबर से नर्व्स बनती है, नर्व्स तुम्हारी नर्वस सिस्टम को बनाता है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो नर्व्स होती है वो 3 प्रकार की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, राइट। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन में आएगा आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम के हिस्से होते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। जबकि मिड ब्रेन तो एक ही होता है और इसका कोई पार्ट नहीं होता है। हिंड ब्रेन के भी फिर 3 हिस्से होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसके बारे में हमने पढ़ा। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। फिर जो नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें 2 प्रकार की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। तो ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप है, ये पूरी चीज़ हमने इंपॉर्टेंट है, हमने कवर करी है। आप मेरे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखो, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। भले ही आप क्लास 8th में है, 9th में है, 10th में है और या आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर इन दोनों वीडियोज़ को आप अच्छे से देख लोगे और एक बार चैप्टर रीड कर लोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू।